आइए इस वीडियो में संक्षारण क्या है इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है संक्षारण क्या है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यकीन नहीं होता है तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार पलट के देखिए तो आपको इस तरह का क्वेश्चन बार बार दिखाई देखने को मिलेगा। ये संक्षारण क्या है या संक्षारण से पूछ देगा संक्षारण से बचाव के क्या उपाय है। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नई में कोई भी वस्तु को लाते हैं तो कितना चमकीला दिखाई पड़ता है। नहीं में मान के चलिए बाजार से आप साइकिलें लाए तो उस समय देखिए उस साइकिल का रंग रूप, उस साइकिल की मजबूती कुछ और रहती है। लेकिन यही साइकिल को अब भाई साइकिलें तो नहीं, मशीन कोई भी वस्तु को जब नहीं मिलाते हैं, नया नया खरीद के लाते हैं, उस समय उसकी सुंदरता, उसकी मजबूती कुछ और रहती है। लेकिन जब वही वस्तु को कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, कहाँ के संपर्क में, मिट्टी के संपर्क में, पानी के संपर्क में, जल के संपर्क में, नमी के संपर्क में, यानी कि खुले वायु के संपर्क में जब ये वो जाता है, जो नई वस्तु हम लाते हैं, तो कुछ दिन के बाद उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है और इसके साथ ही साथ उसकी मजबूती खत्म हो जाती है। तो इस तरह का जब ये किसी भी पदार्थ पर जंग लगता है, किसी भी पदार्थ की सुंदरता खत्म हो जाती है, उसकी मजबूती खत्म हो जाती है, उसी प्रक्रिया का नाम क्या है, संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी के संपर्क में जाती है तो उस पर जंग लग जाती है। इसी जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संक्षारण। भाई बाबू बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया है। तो एक बार परिभाषा देख लीजिए, संक्षारण को हम लोग किस रूप में परिभाषित करेंगे। संक्षारण का मतलब होता है जब कोई धातु, यहाँ आप लिखिए, हमारे साथ आप भी लिखते जाइएगा ऑफलाइन के बच्चे साहब, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी के संपर्क में जाती है तो उस पर जंग लग जाती है। जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी के संपर्क में जाती है तो उस पर जंग लग जाती है। इसी जंग लगने की प्रक्रिया को खो खो नहीं करना है यहाँ पे, समझ गया। जैसे यहाँ देखिए, जैसे में बराबर पूछा जाता है कि जब चांदी को हम लोग खुला वायु में, वैसे चांदी पे जल्दी लगता नहीं है जंग, लेकिन बार बार पूछा जाता है कि चांदी जब संक्षारित हो जाती है तो उस पर किस कलर का लेप चढ़ जाता है। तो चांदी के ऊपर किस कलर का लेप चढ़ता है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाता है। इसके साथ देखिए तांबा के ऊपर हरी परत, इसके बाद देखिए लोहा के ऊपर लाल या भूरा परत की। वैसा बोर्ड पे तरफ आपका नज़र रहना चाहिए, या नहीं तो बोर्ड की तरफ आपका नज़र नहीं रहता तो हम क्या बोलते रहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब भाई यहाँ पे पूछेगा ये अम्ल क्या होता है, आर्द्रता क्या होता है, नमी क्या होता है, क्षार क्या होता है। तो अम्ल का मतलब होता है वैसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा लगे। अम्ल की प्रकृति क्या होती है, अम्ल की प्रकृति होती है संक्षारक है, यानी कि जब ये कोई भी धातु अम्ल के संपर्क में जाएगा तो उस स्थिति में धातु पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। इसी जंग लगने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, संक्षारण। आर्द्रता का मतलब क्या हुआ, वैसा वायु जिसमें क्या हो, नमी की मात्रा हो, जिसमें थोड़ा पानी का मात्रा हो। आर्द्रता किस समय रहता है, ठंडी महीना में, देखते हैं ना, ठंडी महीना में आपको आर्द्रता ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उस समय हम लोग जब भी सांस लेते हैं तो क्या होता है, उस समय जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, लगता रहता है सिगरेट पी रहे हैं ना। तो कितना विद्यार्थी कितना गाय सब कहेगा कि अब धुआं छोड़ रहा है तो इसका मतलब सिगरेट पी रहा है। तो सिगरेट हालांकि पीता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बच्चा तो उदंड हो गया, बिहार है तो कोई भी धातु अम्ल, आर्द्रता, नमी के संपर्क में जाती है, यानी तो क्षार के संपर्क में जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। इसी जंग लगने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग संक्षारण। अब भाई जंग लगने से होता क्या है उस धातु के अंदर, जंग लगने से उस धातु की सुंदरता खत्म हो जाती है जो पहले लाए थे, और जब जंग लग जाता है उस स्थिति को देखिए, उस स्थिति में देखिएगा पहले वाला कितना सुंदर, चमकीला, आकर्षक था, मजबूत था। और जब ये किसी भी धातु पर जंग लगा उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है, उसकी क्या होती है, मजबूती खत्म हो जाती है। बात को थोड़ा समझिए। जंग लगने से क्या होता है, किसी भी धातु का भार बढ़ता है कि घटता है। तो कितना विद्यार्थी कहेगा ओ सर जी जंग लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ, जंग लग गया यानी कि उस पर हानिकारक पदार्थ चढ़ गया, यानी कि वो खराब हो जाएगा। यानी कि जंग लगने का मतलब क्या हुआ, अम्ल
क्षार इस नमी आर्द्रता के संपर्क में कोई भी धातु जाने पर क्या होती है, उसकी मजबूती खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहेगा कि सर जब उसकी मजबूती खत्म हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका वजन तो घटना चाहिए, नहीं रही, उसका वजन बढ़ता है। बोलेगा सर जी क्यों बढ़ता है? मान के चलिए लोहा है, लोहा गया किसके संपर्क में, अम्ल आर्द्रता नमी के संपर्क में गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑनलाइन भी चल रहा है, इसके बाद ऑफलाइन में भी बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि हम आपको बता रहे हैं जब भी मान के चलिए लोहा अम्ल आर्द्रता के संपर्क में जाता है तो उस स्थिति में लोहा पर लाल या भूरा रंग का परत चढ़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं संक्षारण, यानी कि वह धातु क्या हो जाती है, संक्षारित। अब बोलिएगा सर जी लोहा जब ये संक्षारित होता है तो उसकी सुंदरता, उसकी मजबूती खत्म हो जाती है, तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए, उसका वजन घटना चाहिए। नहीं, वजन घटता नहीं है, बढ़ता है। बोलिए कैसे? लोहा का तो कुछ वजन तो होगा ही। लोहा को किस चीज से सूचित करते हैं, Fe से। इसका संकेत क्या है, Fe। लेकिन जंग लगने का मतलब क्या हुआ, उस पर ऑक्सीजन की परत चढ़ना। हमारे वायु में क्या है, ऑक्सीजन है ना, मुख्य रूप से तो नाइट्रोजन है, लेकिन इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन की भी मात्रा 21% है ना। वायुमंडल में इसलिए कहा जाता है वायुमंडल में प्रधान गैस, प्रधान का मतलब जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिस पर डिपेंड करता है। तो प्रधान यानी कि वायुमंडल में प्रधान गैस नाइट्रोजन है, जिसकी मात्रा 78% है। तो मान के चलिए लोहा है, और लोहा पर जो जंग लगेगा, तो जंग लगेगा इसका मतलब क्या हुआ, उस पर अम्ल आर्द्रता नमी का प्रभाव चलेगा, यानी कि ऑक्सीजन उससे जुटेगा। तो लोहा का तो वजन पहले था ही, इसके साथ जंग लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का भी वजन उसमें चिपक जाता है, चिपकता है ना। ऑक्सीजन में भी भार होता है। ऑक्सीजन का भार कितना होता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है कितना, 8, और उसका परमाणु द्रव्यमान 16, वो भी नहीं जाता है। जब दोनों जुटेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, उसका भार बढ़ेगा ना। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि जंग लगने से लोहा का भार क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी जो पढ़े लिखे नहीं रहता, अच्छे तरीके से कंसेप्ट नहीं रहता है, तो कहेगा कि जंग लगने से लोहा का भार घटता है। लेकिन आप लोग बोलिएगा, अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि जंग लगने से लोहा का भार क्यों बढ़ता है। इसलिए बढ़ता है, उसका तो खुद तो वास्तविक कुछ ना कुछ वजन होता ही है, बहुत वजन होता है ना। इसके साथ ही साथ जब उस पर चढ़ता है जंग, जंग लगने का मतलब क्या हो, ऑक्सीजन का वजन उसमें चिपकना। इधर लोहा का तो वजन है ये है, इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी वजन एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। देखो इसको एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा। अब इसके बारे में समझ गए कि जंग लगने से लोहा का भार क्यों बढ़ता है। अब आइए जंग लगने से किसी भी धातु को किस तरह से बचा सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आप लोग को बार बार हम बोलते रहते हैं, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, मुख्य रूप से क्लास 10th के स्टूडेंट और एनएमएमएस वाला के लिए भी है, एनएमएमएस वाला में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी धातु को संक्षारित होने से बचाव के क्या उपाय है। 4 ऑप्शन दे देगा। जरूरी ये है 7th के लिए, 8th के लिए, जीवन भर के लिए है। ज्ञान तो कहीं पर भी काम आ सकता है, तो बशर्ते आपको समझना जरूरी है। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी धातु को हम संक्षारित होने से कैसे बचा सकते हैं। कोई भी धातु को जो खराब हो जाए, खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए हम लोग तरह तरह का उपाय करते हैं। पहला क्या करते हैं, मान के चलिए घरे के अंदर में मान के चलिए ये जो लाते हैं लोहा लाते हैं धरेन के रूप में देने के लिए, ऊपर में कोई भी चीज़ लाते हैं तो उस पर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले पेंट करते हैं। अब बोलिएगा सर जी पेंट क्यों करना जरूरी है। पेंट इसलिए करना जरूरी है, जब भी उस पर पेंट कर देते हैं तो वह उसका संपर्क, वह लोहा या कोई भी धातु है, उसका संपर्क सीधे वायु से पानी से नहीं हो पाता है। तरह तरह के मतलब कि चलिए आम्ल क्षार के संपर्क में नहीं होता है, क्योंकि पेंट किए हैं तो जो जाना चाहिए। अगर मान के चलिए पेंट नहीं किए रहते तो डायरेक्ट वो संपर्क में जाता है, जल वायु नमी के संपर्क में जाता है। लेकिन जब भी हम उस धातु पे पेंट कर देते हैं, कोई भी धातु पे पेंट कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो पेंट क्या होगा, वो रोकेगा, संक्षारण होने से बचाएगा। बात को ध्यान से समझिए। किसी भी धातु को जंग से बचाने के लिए हम लोग अलग अलग उपाय करते हैं। देखिए इसलिए पूछा जाता है संक्षारण क्या है और संक्षारण से बचाव के क्या उपाय है। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, यकीन नहीं होता है, बार बार हम आपको कह रहे हैं। क्वेश्चन बैंक पलटिए, क्वेश्चन बैंक ही आपको सिखाएगा। क्वेश्चन बैंक सिखाता है कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्यार्थी को पूरा सिलेबस पढ़ना ही चाहिए, और इसके साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उस एग्जाम में गत वर्ष, पिछले वर्ष देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोग इस तरह का पढ़ाई कीजिएगा, इस तरह से देखिएगा, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ देखिए संक्षारण क्या है, इसके बारे में तो समझ गए, इसके बचाव के क्या उपाय है। यानी कि यहाँ देखिए इसके बचाव के क्या उपाय हैं। अभिषेक ध्यान से देखिएगा, तांडव जी शिव। पहला देखिए पेंट करके, अभी लिखना नहीं है बाबू, समझना है, पेंट करके। इसके बाद देखिए एनोडीकरण, एनोडीकरण। इसके बाद देखिए यशद लेपम। इसके बाद देखिए हम लोग साइकिल में क्या लगाते हैं, ग्रीज लगाकर। इसके बाद देखिए तेल लगाकर भी करते हैं। इसके बाद देखिए क्रोमियम का भी लेप चढ़ाते हैं हम, और बहुत सारे प्रक्रिया है
जिस प्रक्रिया के तहत हम किसी भी धातु को खराब होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। भाई एक बार बढ़िया से प्रश्न को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा था, संक्षारण क्या है, इससे बचाव के क्या उपाय है। तो संक्षारण के बारे में हम आपको एक बेहतरीन तरीके से समझा दिए कि कोई भी धातु जब अम्ल, आर्द्रता, नमी के संपर्क में जाती है तो उस स्थिति में धातु में क्या हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है। इसी जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण से उस धातु की सुंदरता, उस धातु की मजबूती, उस धातु की आकर्षक, मनमोहक, ये सब सारे खत्म हो जाते हैं। समझ गए ना। क्या हो जाएगा, विद्यार्थी में भी संक्षारण का जैसे गुण आ जाएगा तो विद्यार्थी भूसकोल हो जाएगा। विद्यार्थी में संक्षारण का मतलब क्या हुआ, विद्यार्थी में अवगुण का आ जाना। जब ये विद्यार्थी में अवगुण आएगा तो क्या होगा, वो आज का काम कल पे छोड़ेगा तो धीरे धीरे छोड़ते एक दिन अपने छूट जाएगा। नहीं समझते हैं। तो इसलिए विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी को बोल रहे हैं, शिव का जन्म किस लिए हुआ है, धरती पर तांडव मचाने के लिए। यहाँ पे जो है अति नहीं करने के लिए, अति का मतलब कमजोर बनने के लिए नहीं। अब समझिए, इसके बारे में समझ गए। अब इसके बाद बता रहे हैं आपको संक्षारण से बचाव के क्या उपाय। किसी भी धातु को हम लोग खराब होने से कैसे बचा सकते हैं, तो अलग अलग तरीका है। उसी अलग अलग तरीका में हमने आपको पहला तरीका बता दिए। पेंट क्यों किया जाता है, पेंट इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी धातु लंबा समय तक टिकाऊ बना रहे। क्योंकि पेंट जब ये करते हैं तो उस डायरेक्ट संपर्क में नहीं जाएगा, ऑक्सीजन वायु के संपर्क में नहीं जाएगा, तो उस पर जंग नहीं लगेगा। बात को समझिए बढ़िया से, पढ़ाई करना है, टेंशन नहीं लेना है। एनोडीकरण, एनोडीकरण का मतलब क्या होता है, जब एल्युमिनियम की वस्तुएं को हम लोग कहाँ पे छोड़ते हैं, वातावरण में छोड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कहेगा, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी समझता होगा कि जितने भी धातु है उसको पर्यावरण के संपर्क में छोड़ेंगे, यानी तुम ऑक्सीजन, अम्ल, आर्द्रता के संपर्क में छोड़ेंगे तो उस पर जंग लग जाएगा। नहीं, सभी धातु पर ऐसा संभव नहीं है। अब बोलेगा सर जी कौन ऐसी धातु है जिसको हम लोग खुले वायु में भी छोड़ते हैं तो उस पर जल्दी जंग नहीं लगता है। सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इसके बाद कॉपर हो गया, इसके बाद एल्युमिनियम हो गया। अब आइए ना, एनोडीकरण के बारे में हम समझाते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत संक्षारण होने से बचाया जाता है। एनोडीकरण का मतलब होता है एल्युमिनियम से बनी हुई वस्तु को जब भी हम लोग वातावरण के संपर्क में छोड़ेंगे, तो अब आप लोग कहिएगा सर जी एल्युमिनियम भी तो खराब हो सकता है। एल्युमिनियम को आप लोग जब वातावरण में छोड़िएगा, यानी कि ऑक्सीजन, जल, ये सब के संपर्क में छोड़िएगा तो उस पर भी जंग लगना चाहिए। नहीं, उसमें जंग नहीं लगता है। प्रकृति उसको क्या कर देता है, सुरक्षित कर देता है। एल्युमिनियम का क्या करता है, वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है और वह एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत उसको संक्षारण होने से, खराब होने से बचाता है। वैसे सभी धातु, कुछ ऐसे धातु होते हैं जैसे कि लोहा, उसको छोड़िएगा तुरंत उस पर जंग लग जाएगा। और लोहा के कारण से, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा संक्षारण से हानि नहीं है, बहुत ही हानि है। लोहा से बनी हुई वस्तु, जितने भी फैक्ट्री होता है वह किस पे डिपेंड करता है, लोहा पे। मान के चलिए कोई भी धातु ज़्यादा संचालित होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, सरकार को ज़्यादा उस पर खर्च करना पड़ेगा। सरकार को बाहर से मंगाना पड़ता है ना कोई भी चीज़, अपने पास तो नहीं है। अपने पास पर्याप्त मात्रा में लोहा है, लेकिन फिर भी हम लोग लोहा को क्या करते हैं, आयात करते हैं। दूसरे देशों से जो अच्छे क्वालिटी का जो लोहा होता है उसको आयात करना पड़ता है। तो जब देखिए संक्षारण से कितनी बड़ी समस्या है। मान के चलिए लोहा से बनी हुई वस्तु ज़्यादा संचालित होता ही है। अब देखिए, और लोहा पर क्या करता है, पूरा मशीन डिपेंड करता है। मशीनें संचालित होते रहेगा तो कितना सरकार रिप्लेस करेगा, कितना मान के चलिए वो नया मंगाएगा। इसमें सरकार को ज़्यादा नुकसान है ना, इसलिए उसको पेंट किया जाता है। देखिए ट्रेन हो गया, इसके बाद पटरी हो गया, जितने भी मुख्य रूप से मशीन वाला सामान है ना, वो मुख्य रूप से लोहा पर आधारित है। इसलिए हम लोग कहते हैं लोहा को आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग का मतलब क्या होता है, वह उस पर डिपेंड करता है, पूरा उद्योग डिपेंड करता है। अगर लोहा नहीं रहेगा तो मशीन खराब, मशीन खराब तो इसका मतलब उद्योग धंधे खराब, चौपट। उस बात को समझिए, किसी भी चीज़ का आधार होने का मतलब क्या हुआ, उस पर वह चीज़ निर्भर करता है। लोहा एक आधारभूत उद्योग है, और लोहा पर ही अन्य बाकी सारे उद्योग उस पर निर्भर करता है। इसलिए लोहा को हम लोग क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग। एक बेहतरीन तरीका समझिए, ज़रूरी नहीं है कि ये एनएमएमएस का क्लास ले रहे हैं तो ये सिर्फ एनएमएमएस क्लास के लिए फ़ायदा करेगा। फ़ायदा आपके लिए भी करेगा, आने वाले जो देखेगा 10th का बच्चा उसके लिए तो फ़ायदाकारी होगा ही। उसको देखना चाहिए क्वेश्चन बैंक को, समझ गए। तो एनोडीकरण का मतलब क्या होता है, एल्युमिनियम की बनी हुई वस्तुएं को जब हम लोग खुले वायु में छोड़ते हैं तो ऐसे स्थिति में आप लोग कहिएगा सर जी जब आप लोहा को फेंक रहे हैं, लोहा को आप खुले वायु में छोड़ रहे हैं तो उस पर जंग लग जाता है, तो इसका मतलब एल्युमिनियम पर भी लगना चाहिए। नहीं, एल्युमिनियम पर इसका विपरीत ही हो जाता है। समझ गए ना। एल्युमिनियम वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ा लेती है और वह एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत उसको सुरक्षा करती है। किस चीज़ से, जंग लगने से, संक्षारण होने से बचाता है। पहले बात को समझिए। तो जब देखा, मनुष्य ने देखा कि एक प्रकृति उसको संचालित होने से बचा रही है, प्रकृति उसको हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है कि आप खराब मत होइए, तो हम पीछे क्यों रहे, हम भी अपना कुछ योगदान दे दें। योगदान देने का मतलब क्या हुआ,
यहाँ पर मनुष्य ने भी एल्युमिनियम को और ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य ने भी क्या किया, ज़बरदस्ती क्या किया, उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत चढ़ा जाती है। जब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत मनुष्य खुद चढ़ाता है, इधर से प्रकृति भी चढ़ा देता है। इस स्थिति में वह होता क्या है, एल्युमिनियम और मजबूत हो जाता है। और मजबूत का मतलब क्या हुआ, और वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ बना रहेगा। ये मैट्रिक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु होने के बावजूद भी हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन में इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखो बेहतरीन तरीका से समझिए। मैट्रिक में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब भाई कोई सक्रियता श्रेणी नहीं जानता ही नहीं होगा तो ये अत्यधिक कम अभिक्रियाशील धातु कैसे समझेगा। तो जो नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, GKS स्टडी सेंटर सक्रियता श्रेणी आपको मिल जाएगा। वहाँ से वीडियो को देखिएगा तो आपको पूरा बढ़िया तरीका से समझ में आएगा कि कौन सी धातु को हम अधिक सक्रिय तत्व कहेंगे या अधिक सक्रिय धातु कहेंगे और कौन सी धातु को कम सक्रिय। बार बार वही बताते रहते हैं। तो पहले बात समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि जब एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु का मतलब क्या हुआ, एल्युमिनियम वायु के संपर्क में छोड़ेंगे तो तुरंत जंग लग जाएगा। तो जब हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है तो फिर भी इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं एल्युमिनियम पर आसानी से जंग नहीं लगता है, आसानी से उस पर जंग नहीं लगेगा। और जब ये आसानी से जंग नहीं लगेगा तो इस स्थिति में क्या होगा, एल्युमिनियम का बर्तन टिकाऊ होगा। एल्युमिनियम ऊष्मा का सबसे अच्छा भी चालक होता है। एल्युमिनियम का बर्तन क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए विद्यार्थी सबको सुविधा होगा। अब विद्यार्थी सब लेने के लिए जाएगा दूसरा बर्तन, 1 घंटा उस पर क्या करो, ताप हीट दो, 1 घंटा उसमें हीट दो, ताप दो, फिर इसको गर्म होगा, फिर उसमें छोलना पर, फिर इसके बाद जो है तरह तरह का क्या करते हैं भोजन बनाने, आप लोग जानते ही हो। तो वो बर्तन नहीं लेना चाहिए, एल्युमिनियम का बर्तन लेना चाहिए। अब एल्युमिनियम का बर्तन तुरंत खराब भी हो जाता है। अब थोड़ी है तो लोहा से बनी वस्तु में सबका तो एक ही तरह का पावर नहीं रहेगा। लेकिन आप विद्यार्थी है तो विद्यार्थी को जल्दी भोजन पकाना है, नहीं तो इधर भोजन पकाइए इधर रील्स देखिए, तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तो हम आपको क्या बता रहे हैं एनोडीकरण के बारे में। तो एनोडीकरण के बारे में हम आपको क्या समझाएं, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं, एनोडीकरण। अब इससे पहले हम क्या समझा रहे थे कि भाई एल्युमिनियम जब अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है तो फिर भी इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि एल्युमिनियम अधिक सक्रिय धातु होने के बावजूद भी एल्युमिनियम पर आसानी से जंग नहीं लगता है। समझ गए ना, प्रकृति इसको संक्षारण होने से बचाती है और इसके साथ ही साथ एल्युमिनियम ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है, जिसके कारण से एल्युमिनियम की बर्तन पर जल्दी खाना पक जाता है। इसी सुविधा के कारण से हम लोग एल्युमिनियम का इस्तेमाल खाना बनाने वाले बर्तन में करते हैं। बर्तन के रूप में क्यों करते हैं इसके बारे में भी समझ गए। एनोडीकरण क्या है, एक तो प्रकृति ही कोई भी धातु को वैसे छोड़ेंगे, मुख्य रूप से लोहा धातु को छोड़ेंगे तो उसी स्थिति में उस पर जंग लग जाए। लेकिन एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जब भी इसको वातावरण के संपर्क में छोड़ेंगे तो वातावरण ही इसको सपोर्ट कर देता है, जब खराब मत होइए। जब देखा मनुष्य ने, जब प्रकृति इसको सुंदरता, प्रकृति इसको संचालन होने से बचा रही है तो हम क्यों पीछे रहे। मनुष्य ने भी क्या किया, एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ा दिया, जिसके कारण से ये और क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। समझ गए ना, समझिए बढ़िया से। इसके बाद देखिए यशद लेपन। यशद लेपन का मतलब क्या होता है, जैसे कि लोहा हो गया और इस्पात हो गया, ये सब भी संचारित होता है, असंचारित होता ही है ज़्यादा। तो हम तभी से चर्चा क्या कर रहे हैं, लोहे पे ना। तो लोहा एवं इस्पात को 2 तरीका से हम लोग बचा सकते हैं। लोहा के एगो पेंट कर सकते हैं, जितने भी हम लोग बाजार से लोहा की बनी हुई वस्तु को लाते हैं तो उस पर देखते हैं पेंट किए रहते हैं। तो बात को समझिए, एक तो पेंट करके हम किसी भी धातु को संचालन होने से बचा ही सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है, लोहा एवं इस्पात को हम लोग उस पर जिंक की पतली परत चढ़ा देते हैं। जिंक का मतलब क्या हुआ, जस्ता। जिंक को किससे सूचित करते हैं, Zn से। कहीं थोड़ा समझिए बढ़िया से। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए हम लोग उस पर क्या करते हैं, जिंक की पतली परत यानी कि जस्ते की पतली परत चढ़ा देते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यशद लेपन। लेकिन आपको यशद लेपन इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो पूछेगा क्या, इसका इंग्लिश से पूछ देता है, कहेगा कि लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनीकरण, ऊर्ध्वापतन। तो गैल्वेनीकरण इसका इंग्लिश शब्द होता है, गैल्वेनाइजेशन। कभी कभी गैल्वेनीकरण पूछ देगा या तो कभी कभी गैल्वेनाइजेशन पूछ देगा, कभी कभी पूछ रहा है यशद लेपन, लेकिन पूछता है। ध्यान से देखिएगा। अब इसके बारे में समझ गए। इसके बाद ग्रीस लगा कर करते हैं, तेल लगा के करते हैं, क्रोमियम लेपन। ये सारे प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, हम किसी भी धातु को खराब होने से बचा सकते हैं। समझे ना, ग्रीसिंग करते हैं ना साइकिल में, ग्रीसिंग करते हैं, तेल भी लगाते हैं। साइकिल के चेन में तेल क्यों लगाया जाता है, ताकि जब ये उसमें क्या जाएगा, पानी जाएगा तो पानी ठहरेगा नहीं। जब ये पानी ठहरेगा तो उसको तो समझते हो ना, जिस साइकिल के चेन में तेल नहीं डालते हैं कुछ दिन के बाद उस पर क्या होता है, बढ़िया बढ़िया जंग लगता है। और जब बढ़िया बढ़िया जंग लगेगा तो साइकिल खराब हो जाएगा। अब विद्यार्थी सब क्या करेगा, मम्मी पापा को ठगने के लिए साइकिल खराब हो गया है, चलिए पैसा दीजिए, और उस पर तेल नहीं लगाएगा। बात को समझिए, हम लोग तो कितना सियान है तो जानते ही हो। मम्मी पापा को ठगने के लिए जो है स्टूडेंट सब बना है, समझ गया ना। तुम लोग ठगता है ना,
आज टेस्ट है, आज 50 रुपया दीजिए, अब पता चला टेस्ट में 30 रुपया लग रहा है। ऐसा होता था, लेकिन यहाँ का बच्चा नहीं करता है। समझिए, क्रोमियम लेपन, क्रोमियम धातु का भी हम लोग लेप चढ़ाते हैं। तो ये सारे प्रक्रिया के द्वारा हम किसी भी धातु को खराब होने से बचा सकते हैं। साइकिल के हैंडल और में क्रोमियम लेप चढ़ाया जाता है, तेल लगा करके साइकिल के चेन और में ग्रीसिंग करते हैं, फिर व्हील में करते हैं ग्रीसिंग। इस तरह से हम लोग इतने सारे प्रक्रिया के दौरान, इतने सारे प्रक्रिया करने के बाद कोई भी धातु खराब होने से बच सकता है। बचाना चाहिए, बचाना जरूरी है। मारने वाले से ज़्यादा किसका महत्व होता है? बचाने वाले का। समझ गए हो ना? समझ रहे हो ना? इसको लिखिए। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एनोडीकरण का परिभाषा, हम आपको बता देते हैं, तैयारी कर लीजिएगा। देखिए, एनोडीकरण, एनोडीकरण वैसे आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि एनोडीकरण क्या है। इसका परिभाषा किस तरह से देंगे? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? एनोडीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया एल्युमिनियम को संक्षारण होने से इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा गया। इसको लिख लीजिए कि भाई एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया एल्युमिनियम को संक्षारण होने से बचाती है। एल्युमिनियम इससे क्या होता है? सुरक्षित रह जाता है, खराब नहीं होता है। जब खराब नहीं होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा, तो इस स्थिति में एल्युमिनियम क्या होगा? ज़्यादा टिकाऊ बना रहेगा, ज़्यादा दिन तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। कोई भी धातु खराब हो गया तो इसका मतलब उसकी लाइफ टाइम क्या हो गया? बर्बाद हो गया। लाइफ टाइम कम देने के लिए है, समझ गए ना? तो जो भी स्टूडेंट एनएमएस का तैयारी कर रहे हैं उसका भी लाइफ टाइम कम है, 4-5 महीना है, और इसी 4-5 महीने के अंदर में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। पढ़िए। अब आइए एसएस लेपन का भी परिभाषा देख लीजिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एसएस लेपन क्या है। कभी पूछ देगा, कभी पूछता नहीं है, फंसाता है बच्चा को। गैल्वेनिकरण से आप क्या समझते हैं? बच्चा याद करके जाता है एसएस लेपन। कभी पूछ देगा गैल्वेनाइजेशन क्या है। ये सब प्रक्रिया का एक ही नाम है। ये सब प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? लोहा एवं इस्पात को क्या चढ़ाया जाता है? जिंक की पतली परत। और जस्ता को क्या कहते हैं? जिंक न कहते हैं, जिंक को हम लोग जस्ता कहते हैं। तो लोहा एवं इस्पात पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं? चाहे पतली परत चाहिए, चाहे मोटी परत चाहिए, चढ़ाना तो है ही है। चढ़ाएंगे तब ना वो संसारित रोग से बचेगा, तब ना उस पर जंग नहीं लगेगा। तो कितना विद्यार्थी? पतली परत, मोटी परत चढ़ाना है, इतना बात समझो। हमारे कहने का मतलब यहाँ देखो, एसएस लेपन आप लोग लिखिएगा एग्जाम में बढ़िया से, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और आता है बराबर। एसएस लेपन को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं? तो एक गैल्वेनिकरण हो गया, एक गैल्वेनाइजेशन हो गया। ये दो बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही से विद्यार्थी सब क्वेश्चन तो पढ़ के जाता है, एसएस लेपन के बारे में पढ़ते तो जाता है, लेकिन वहाँ पे गैल्वेनिकरण पूछ देता है, गैल्वेनाइजेशन पूछ देता है। ज़्यादातर यही इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा करके। समझ गए ना? तो जब विद्यार्थी बढ़िया तरीका से पढ़े रहेगा तब ना वहाँ पर जवाब देगा। इसलिए बार बार हम बोलते रहते हैं, पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। उसको किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे उसको समझना जरूरी है, ना कि रटना जरूरी है। बार बार यही समझाते रहते हैं, रटिए मत, समझिए। देखो, तो लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए, जंग से सुरक्षित रखने के लिए, लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते मतलब जिंक का संकेत Zn की पतली परत चढ़ाने की विधि, लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर यहाँ पे देखिए, सेंटेंस को ठीक कर लीजिए। उसके ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को एसएस लेपन कहते हैं। भाई जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा है
तो हम बोल रहे हैं उसी अनुसार से आप लोग लिख लीजिएगा। यशद लेपन कहते हैं, और इसी यशद लेपन को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन, या नहीं तो गैल्वेनीकरण। इसको भी एक बेहतरीन तरीका से लिख लीजिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जब आप लोग रेलवे का फॉर्म भरिएगा, कोई भी एग्जाम भरिएगा ना, तो धातु अधातु चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा, समझ गए ना। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो इसमें क्या जोर घटो का काम नहीं आएगा। जिस तरह से जोर घटो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हर एक एग्जाम में उसी तरह का क्वेश्चन आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, जोर घटो करना ही पड़ेगा। उसी तरह से भारत के अंदर में कोई भी कंपटीशन है, उससे धातु एवं अधातु चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, समझ गए। और आता है, आएगा क्यों नहीं, आपके सिलेबस में है, तो जब सिलेबस में है तो आएगा ही। अब लिख लो।